नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकर्स चैनल पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओएआरओ और पीसीएस जे आदि के प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य आयोग द्वारा अपनाए गए परीक्षा पैटर्न की जानकारी देना, ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सके। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को सुधारना है। इस सीरीज के तहत अभी तक हमने पीसीएस 2023 में आए हुए इतिहास, भूगोल व विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया है और आरओएआरओ परीक्षा 2021 के प्री और मेंस के इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। इसी कड़ी में आज हम आरओएआरओ 2021 के प्री व मेंस के इतिहास विषय के आए हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपने इसके पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व कराया गया है कि आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मित्रों, क्योंकि आरओएआरओ 2021 प्री और मेंस परीक्षा में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से कुल मिलाकर 44 से 45 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को हम एक साथ सॉल्व कराएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी अगला अपडेट लेके आए आपके समक्ष तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। और मेरा विश्वास है आप मन लगाकर इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, और हमारा विश्वास है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको दोबारा कहीं नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है भौगोलिक स्थलों को। तो इन भौगोलिक स्थलों को देख लेते हैं। पहला है पैसरा। पैसरा कहाँ स्थित है? जब हम इनकी स्थिति जान लेंगे तभी हम जान पाएंगे कि इनको पश्चिम से पूर्व कैसे करना है। तो पैसरा कहाँ स्थित है? पैसरा है बिहार में स्थित। ठीक है, पैसरा बिहार में स्थित है। फिर लिखैया कहाँ है? लिखैया है मिर्जापुर में स्थित है। लिखैया मिर्जापुर में स्थित है। बीरभानपुर, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर महदहा, महदहा कहाँ है? महदहा तो प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है महदहा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब करना है तो सबसे पूरब तो हो जाएगा बीरभानपुर। ये पश्चिम बंगाल में है तो ये सबसे पूरब हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पैसरा बिहार में है तो इसके पहले हो जाएगा। तो आप देखिए, 4 नहीं, बीरभानपुर तो सबसे पश्चिम इधर क्या होगा? महदहा होगा। 4 के बाद हो जाएगा 2, लिखैया मिर्जापुर में है। फिर ये 4, 2 और 1 हो जाएगा पैसरा बिहार में, और 3 हो जाएगा बीरभानपुर। देखते हैं। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। लिखैया मिर्जापुर में है उत्तर प्रदेश में। पैसरा बिहार में है एवं बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, महदहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं महदहा से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थल दिए हैं और सूची 2 में संबंधित तीर्थंकर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। श्रावस्ती दिया है, श्रावस्ती के सामने दिया है ऋषभनाथ। काकंदी पद्म प्रभु दिया है। अयोध्या के सामने सुविधानाथ दिया है और पभोसा के सामने संभवनाथ दिया है।
तो देखते हैं कौन जैन तीर्थंकर किस स्थल से संबंधित था। पहले देखते हैं श्रावस्ती में, श्रावस्ती से संबंधित कौन से तीर्थंकर हैं। तो श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर कौन है, संभवनाथ है। ठीक है, श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ। काकंदी, काकंदी कहाँ है, ये देवरिया में है, सलेमपुर देवरिया के बीच में है काकंदी। इसे खुखुंदू के नाम से भी जानते हैं। तो काकंदी से संबंधित तीर्थंकर कौन है, सुविधानाथ। सुविधानाथ का एक नाम क्या है, पुष्पदंतनाथ। ये 9वें तीर्थंकर थे। कौन थे, पुष्पदंतनाथ। ठीक है, तो पुष्पदंत जो है यहाँ के तीर्थंकर थे, काकंदी के या सलेमपुर और देवरिया के मध्य में है। अयोध्या के कौन से हैं, अयोध्या से संबंधित तीर्थंकर आप जानते होंगे, ऋषभनाथ जी हैं। और पभोसा, देखिए अब आयोग भी शॉर्टकट सब नाम लेने लगा है। पभोसा को प्रभासगिरी पहाड़ी भी कहा जाता है। पभोसा या प्रभासगिरी या कौशाम्बी में है। पभोसा से कौन संबंधित है, यह है पद्म प्रभु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती चौथा। तो 4, 3, 1, 2 देखते हैं किस विकल्प में है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी सही है। 4, 3, 1, 2। देखिए श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, इनको पुष्पदंत भी कहा जाता है। काकंदी जो है सुविधानाथ, इनको पुष्पदंत भी कहा जाता है। अयोध्या ऋषभनाथ और पभोसा, पभोसा या प्रभासगिरी पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो कितने महाजनपद थे, कुल 8 महाजनपद हैं जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम है, देखिए, कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि कुल 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। तो ये 8 महाजनपद हैं जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में उस समय थे। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। सोच के बताइए। तो ये है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी सही है। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर की उपलब्धियों, मंदसौर प्रशस्त जो है कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन कवि वत्स भट्ट था। ठीक है, वत्स भट्ट ने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। ये पूछा जाता है, मिलान करने को अक्सर आता है कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की, वत्स भट्ट ने की। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण, इसमें तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। किस श्रेणी का, तंतुवाय श्रेणी का वर्णन किया गया है। वहीं नगर में सूर्योपासना तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वस्तुगत विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। तो सूर्योपासना और शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वस्तुगत विशेषताओं का भी वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ये तंतुवाय श्रेणी संगठन का जो वर्णन किया गया है, इसीलिए मंदसौर अभिलेख को सबसे पहला जो है विज्ञापन अभिलेख कहा जाता है। कौन सा अभिलेख, इसे विज्ञापन अभिलेख कहा जाता है। सबसे पहला विज्ञापन अभिलेख, क्योंकि उसमें तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अगर कोई पूछ ले
कि सबसे पहला विज्ञापन अभिलेख कौन सा किसे कहा जाता है, तो ये है एडवर्टाइजमेंट वाला जो अभिलेख है वो तंतुआय श्रेणी संगठन का एडवर्टाइज करता है, मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक में विदेशी यात्री दिया है और दूसरे में भारत भ्रमण वर्ष दिया है। तो ऑप्शन ए है फायान 399 से 414 ईस्वी, फेनसांग दिया है 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग दिया है 679 से 695 ईस्वी और अल मसूदी दिया है 957 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कई गलतियां हैं। जैसे भारत भ्रमण का वर्ष अगर दिया है तो फायान भारत में केवल 10 वर्ष रहा है, ये इसका पूरा भ्रमण हो गया जब से वो चीन से निकला था तब से लेके और जब तक वो चीन पहुंचा तब तक का भ्रमण हो गया। भारत में केवल फायान 10 वर्ष ही रहा था, तो वो कब से कब तक रहा था? 402 से 412 ईस्वी तक ही रहा था। बाकी चीन से निकलने और पहुंचने की तिथि ये दी गई है। दूसरा दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आया था। ठीक, दूसरा है वेनसांग 629 से 645 दिया है। ठीक है, ये सही है, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इत्सिंग दिया है, इत्सिंग भी चाइना का यात्री था, यह भी हर्षवर्धन के समय में आया था, लेकिन ये 671 से 695 ईस्वी है, इसमें 679 दिया है, ये होना चाहिए 671 से 695 ईस्वी। ठीक है, अब आया अल मसूदी। अल मसूदी अरब का एक विद्वान था, साथ ही ये भूगोल वेत्ता भी था। ठीक है, ये गुजरात में आया था और ये गुर्जर पतियार वंश के शासक महिपाल के समय में आया था। ठीक है, ये 957 दिया है, ये गलत है, ये 915-16 में आया था। कब आया था? 915-16 में ये आया था। ठीक है, इसने गुर्जर प्रतिहारों को जो है गुर्जर प्रतिहारों को इसने अल गुर्जर कहा था और राजा को बौरा कहा था, बौरा कहा था राजा को। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें दो विकल्प तो गलत है, ये भी गलत ही है क्योंकि ये भारत भ्रमण का वर्ष नहीं दिया है, कंप्लीट वो दिया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए फायान भारत में केवल 10 वर्ष रहा, 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि कितनी थी? कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक। वेनसांग भारत में 629 से 645 तक रहा। वेनसांग कब तक रहा? 629 से 645 तक। इत्सिंग भारत में कब से रहा? 671 से 695 ईस्वी तक, जबकि अल मसूदी 915-16 ईस्वी तक भारत में रहा। अल मसूदी कब तक रहा? 915-16 ईस्वी तक। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? कथन एक है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 5वीं 6ठी सदी में हुआ था, गुप्तों के समय में। सही है। ठीक है, इसका दूसरा है, कथन 2 है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव मंदिर है ही है, आप जानते होंगे। तो ये दोनों विकल्प सही है, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। हाँ, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित, कानपुर में है, भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका निर्माण किसने किया था? गुप्त काल में हुआ था। इसका निर्माण ईंटों से हुआ था, वर्गाकार चबूतरे पर किया गया था, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में। भीतरगांव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। कथन 2 है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो देखिए, जब
आप देखे होंगे शिव जी का जो नटराज की मूर्ति है, तो वो नृत्य करते हुए हाथों में शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, 4 हाथों वाले हैं शिव, और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल और बाएं कान में एक महिला का, चूंकि उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया हुआ है, तो ये दोनों विकल्प सही है। ये दोनों एक कुंडल पहने हुए हैं उन्होंने। ठीक है, इसमें विकल्प जो है सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या है, भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव को दर्शाती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में, एक बार हाथ में भी पूछा था कि क्या किस हाथ में क्या है, तो ऊपरी दाएं हाथ में डमरू जो सृजन का प्रतीक है, ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि जो विनाश का प्रतीक है को दर्शाती है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जो दूसरा दाहिना हाथ है अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। इस मूर्ति में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है। दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने दिखाया गया है। दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए दोनों कथन सही हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 है गोपाल, ऑप्शन 3 है यशोवर्मन और ऑप्शन डी है नंदीवर्मन पल्लवमल। तो इसमें कूट चेक करना है, कूट से सही उत्तर चुनना है। तो केवल 1, 2, 4, बी ऑप्शन है केवल 2, 3, 4, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4, डी ऑप्शन है केवल 2 और 3। तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 2 और 4। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लवमल को जनता ने प्रत्यक्ष चुना था। इन दोनों को जनता ने प्रत्यक्ष चुना था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है खालिमपुर अभिलेख किसका है। तो धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि गोपाल को जनता ने चुना था। वहीं कांची के लोगों ने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत नंदीवर्मन पल्लवमल को शासक चुना था। ठीक है, तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल ये दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में दिया है। ऑप्शन ए कोल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोल कोइल अलीगढ़ सही है, महोत्सव नगर महोबा को ही कहा जाता था और महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था, जबकि जेजाक भुक्ति कौशाम्बी नहीं है। कहाँ है? जेजाक भुक्ति है बुंदेलखंड में है। ठीक है, ये कौशाम्बी नहीं है। चलिए, इसका सही सुमेल है कोल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। ठीक है, अब देखिए आरओ प्री व मेंस परीक्षा 2021 प्री व मेंस परीक्षा में अभी तक जितने प्राचीन इतिहास के प्रश्न आए थे वो हमने करा दिए।
अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जितने प्रश्न आ रहे हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। आपको यह प्रश्न सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें किस सुल्तान ने ऐसा किया था जो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना बनाया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने, सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, प्रांतों की सुरक्षा के लिए एक अलग से सेना बनाई थी। इसी सेना के रख रखाव और उनकी व्यवस्था के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्मारक दिया और सूची 2 में उस स्मारक का निर्माता का नाम दिया है। तो ऑप्शन ए अटाला देवी नुसरत शाह दिया है, अटाला देवी मस्जिद नुसरत शाह दिया है, छोटा सोना मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी दिया है, कदम रसूल दिया है सिकंदर शाह और अदीना मस्जिद पंडुआ दिया है वली मोहम्मद। तो देखिए, अटाला देवी मस्जिद किससे संबंधित है? ये इब्राहिम शाह सरकी से संबंधित है। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद संबंधित है वली मोहम्मद से। ये वली मोहम्मद से संबंधित है। कदम रसूल मस्जिद किससे संबंधित है? कदम रसूल है नुसरत शाह से। और अदीना मस्जिद पंडुआ किससे संबंधित है? ये है सिकंदर शाह से। ठीक है, तो ये हो गया 2, 4, 1 और 3। देखते हैं 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अटाला देवी मस्जिद दिया है। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया था। कदम रसूल मस्जिद नुसरत शाह ने और अदीना मस्जिद जो पंडुआ सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन खुसरो शाह और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो किसके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये है नासिरुद्दीन कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसके बारे में एक खास बात आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में शासक बनने वाला एकमात्र धर्मांतरित मुस्लिम व्यक्ति था ये। ठीक है, ये पहले हिंदू था और इसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान ये बना था, और ये पहला धर्मांतरित व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत में शासक बना था। इसके समय में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सुल्तान बना था। बाद में गाजी मलिक ने इसकी जो है हत्या कर दी
गाजी मलिक या गया बाद में उसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की, तो इसने इसकी हत्या कर दी, ठीक है, और खुद शासक बन बैठा। इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ऑप्शन ए है उस्ताद अली, ऑप्शन बी है मुस्तफा, ऑप्शन सी है दौलत खान और ऑप्शन डी है हसन खान। तो किसने निमंत्रण दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए? ये दौलत खान ने बाबर को वो दिया था निमंत्रण, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी, उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोधी ने बाबर को इब्राहिम लोधी की सत्ता को कमजोर करने के लिए बुलाया था, ठीक है। इसने जो है इब्राहिम लोधी की सत्ता को कमजोर करने के लिए बाबर को बुलाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल सही है, शेरशाह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। कथन दो है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था भी उसने की थी, रुपये नामक सिक्का भी उसने चलाया था, बहुत सारे सुधार किए थे, राजस्व में बहुत अच्छा सुधार किया था। तो ये गलत है, केवल युद्ध के लिए नहीं जाना जाता उसे। तो केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखिए व्याख्या है, शेरशाह सूरी 1540 से 45 एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। शेरशाह को कुछ युद्ध में जीत तो कुछ में हार मिली। हुमायूं ने दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, उसमें शेरशाह भी शामिल था। वहीं शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर जीत विश्वासघात का परिणाम था। कहां? मारवाड़ पर जीत विश्वासघात का परिणाम था। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि का कार्य किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को सख्ती से लागू किया। उसने शुद्ध चांदी, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज तक चला आ रहा है, उसने शुद्ध चांदी का रुपये 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? किसका निर्माण? किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने करवाया था। लेकिन दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों, किला ए कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। नंबर 2 है तुकारोई का युद्ध। तीसरा है मालवा पर मुगल आक्रमण और चौथा है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो ये क्या होगा? देखिए आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? ये हुआ था 1562 ईस्वी में, ठीक है। तुकरोई का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1575 ईस्वी में, ठीक है। ये मुगलों और बंगाल के शासक के बीच में हुआ था तुकरोई का युद्ध। मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में, ठीक है। और उड़ीसा पर कररानी की विजय कब होती है? ये होती है 1568 ईस्वी में, 68, ठीक है। तो इसको क्रम से लगाना है।
तो क्रम से लगा दीजिए। देखिए 3-1-4-2, ऑप्शन डी सही है, 3-1-4-2। देखिए व्याख्या, अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 ईस्वी। तुकारोई का युद्ध, तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी। और उड़ीसा पर कररानी की विजय 1568 ईस्वी। तो देखिए पहले मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 होगा, फिर अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 हो जाएगा, फिर 4 1568 होगा उड़ीसा पर कररानी की विजय, और फिर 2 होगा तुकारोई का युद्ध 1575। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में बादशाह दिया और सूची 2 में दीवान दिया है। कौन सा दीवान किस बादशाह के समय में था? अकबर, गियास बेग एतमादुद्दौला दिया है। जहांगीर के समय में असद खान दिया है। शाहजहां के समय में मुजफ्फर खान दिया है। और औरंगजेब के समय में सादुल्ला खान दिया है। तो अकबर के समय में कौन था? अकबर के समय में था मुजफ्फर खान, दीवान था अकबर के समय में। जहांगीर के समय में कौन था? जहांगीर के समय में गियास बेग एतमादुद्दौला था जो दीवान था। शाहजहां के समय में कौन था? सादुल्ला खान था शाहजहां के समय में। और औरंगजेब के समय में था असद खान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 4 और 2। ठीक है, तो देखते हैं 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी सही है। ये आरओ परीक्षा 2021 के मेंस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अकबर के समय में कौन था? अकबर के समय में मुजफ्फर खान था। जहांगीर के समय में गियास बेग एतमादुद्दौला था। शाहजहां के समय में कौन था? सादुल्ला खान था। और औरंगजेब के समय में असद खान उसका दीवान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए है बाला, ऑप्शन बी है लहना, ऑप्शन सी है मर्दाना, ऑप्शन डी है श्रीचंद। तो गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना को गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऑप्शन बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लहना बाद में गुरु अंगद के नाम से, किस नाम से बने? गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न थे अब तक आरओ 2021 की प्री व मेंस परीक्षा में पूछे गए मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न। आपको इस प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताइएगा। और इन प्रश्नों को करते हुए आपको कैसा लग रहा है? साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आरओ परीक्षा 2021 के प्री व मेंस परीक्षा के आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी क्योंकि तीनों इतिहास को मिलाकर, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहास को मिलाकर कुल 44 से 45 प्रश्न पूछे गए थे आरओ प्री व मेंस परीक्षा 2021 में। इसलिए यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसे आप पूरा देखिएगा। मुझे भरोसा है कि जब आप एक बार प्रीवियस ईयर के इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक जरूर करिए। इससे हमें और बेहतर करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आधुनिक भारत की तरफ। आज पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी है सरफराज खान, ऑप्शन सी है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन डी है अली वर्दी खान।
तो बंगाल द्वारा नियुक्त, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये था मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। उसकी मृत्यु के पश्चात कौन बना? सुजाउद्दीन उसका दामाद था, बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। क्योंकि मुर्शीद कुली खान जो है उसका दामाद बिना नियुक्त किए ही बन गया, बाद में उसने मान्यता लिया, तो इसलिए जो है मुर्शीद कुली खान ही मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 1790 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1792 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1796 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1797 ईस्वी। तो ये कब होगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? ये हुआ 1797 ईस्वी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को दे दिया। सादत अली ने, सादत है सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, प्रयागराज का किला अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 55%। तो कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऐसा माना जाता है कि 40% व्यय किया जाता था सैन्य बल पर ब्रिटिश भारत में। ठीक है, कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। ऑप्शन ए है कोतवाल, ऑप्शन बी है दरोगा, ऑप्शन सी है अमला और ऑप्शन डी है जमींदार। तो इसमें कौन होगा? दरोगा को कहा जाता था। दरोगा का भौकाल तो अब भी उतना ही बना हुआ है, तो उस समय भी ऐसे ही था। कंपनी बहादुर के शान शौकत का जो है स्थानीय प्रतिनिधि होता था दरोगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया। 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में, ठीक है, थाना बनाया और एक दरोगा को नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट करता था। ठीक है, किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी है आसफुद्दौला, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह, ऑप्शन डी है राजा महिप नारायण सिंह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राजा चेत सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी बनारस विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। युद्ध दिया है और उसका वर्ष दिया है। ठीक है, तो युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805 दिया है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 84 दिया है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 80 दिया है और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 54 दिया है। तो क्या होगा?
देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय कब हुआ था? 1780 से 1784 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1750 से 1754 में हुआ था द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1878 से 1880। तो क्या हो जाएगा? 2413। 2413 देखते हैं। 2413 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? 1750-54 या 1749-54, दोनों माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से और 1880 के बीच में। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? 1870 में डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था डेविड हेयर ने। ठीक है, बी सही ऑप्शन सही है। देखिए, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये गलत। 8वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब पहला कथन है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। देखिए, 10 जून नहीं है, ये 10 जुलाई है। आयोग ने बहुत ही नजदीकी उत्तर से ये प्रश्न बनाया है। ये 10 जुलाई का समय है, 10 जून नहीं है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम। अब दूसरा कथन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये दूसरा सही है, ये ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, चलिए इसमें केवल 2 सही है। देखिए, व्याख्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को, क्या था मुख्य उद्देश्य? ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा दिलाना था। ठीक है, नवा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो हाँ, ये बात सही है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में किया था, ये सही है। कारण है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। लेकिन जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन और ब्रिटिश जनमानस को, ये उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही नहीं, इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो है जनमानस को प्रभावित करने के लिए ही उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी है। ठीक, तो ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है, ये यार दोनों सही है।
और व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां फांसी दी गई थी? गोरखपुर में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, काकोरी कांड, अब काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 भी याद रखिएगा। अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है, काकोरी कांड नाम नहीं है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद अब प्रयागराज में दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है छबील दास। तो 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये ऑप्शन डी है, छबील दास नहीं थे। बाकी ये तीनों थे, अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल और भगत सिंह। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए कब? वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। अंबिका चक्रवर्ती इससे संबंधित नहीं थे। कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। ग्यारहवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है छबील दास। इसमें कौन है उत्तर? देखिए, अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन ए, ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अंबिका चक्रवर्ती इससे संबंधित नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती इससे नहीं संबंधित थे। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में एटक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मतलब AITUC, एटक। ठीक है, एटक के अध्यक्ष कौन थे उस समय 1929 में? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1928-29 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1929 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। दूसरा कारण आर है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं है,
जलियांवाला बाग के कांड के कारण इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस की थी। तो केवल कथन ये सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस की थी। 14वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1832 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1835 ईस्वी। तो किस वर्ष ऐसा हुआ था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये है 1834 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर किसको बनाया गया था? सीटी मेटकाफ को बनाया गया था। ठीक है, सोलहवां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है करजन वायली की हत्या, दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और चौथा है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसको क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, केसरी समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? यह हुआ 1881 में। ठीक है, खुदीराम बोस को कब वो दिया गया मृत्युदंड? ये दिया गया 1908 में दिया गया। करजन वायली की हत्या कब हुई थी? 1909 में हुई थी। करजन वायली की हत्या ये हुई थी 1909 में। और अबू कलाम द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया था 1912 में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा केसरी, फिर हो जाएगा खुदीराम बोस की फांसी, फिर करजन वायली की हत्या हो जाएगी और फिर हो जाएगा अल हिलाल। ठीक है, तो 1 2 3 नहीं, पहले बाल गंगाधर केसरी 3, उसके बाद वायली खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तो 3 2 1 4, 3 2 1 और 4। तो ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1881 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला? 1908 में। करजन वायली की हत्या कब हुई? 1909 में। अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना,
दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1913 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी ये। अगली तरफ चलते हैं। हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? ये तो 1780 में किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में की गई थी। तो अब काल क्रमानुसार सबसे पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, 1913 में चूंकि वो था, तो 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, ऑप्शन बी सही है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल गजट 1980 प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 सर विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है बंगाली। तो ये किस भाषा में लिखा था? ये है फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1809 में राजा राम मोहन राय ने 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या इसे तोहफत उल मुवाहिदीन को फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ऑप्शन ए है रंगलाल, ऑप्शन बी है नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन सी है हेमचंद बनर्जी और ऑप्शन डी है शिव कुमार बटालवी। यारो 2021 के मेंस का प्रश्न है, बताइए। तो ये होगा शिव कुमार बटालवी होंगे। ऑप्शन डी सही है। ये पंजाबी भाषा के कवि थे, अक्सर पहले प्रेम गीत लिखा करते थे। ठीक है, ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, ये प्रेम गीत लिखा करते थे। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं बल्कि रोमांटिक कवि थे। उनका रचनाकार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद का है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या नाम है? डेथ इन बनारस। ऑप्शन ए है मीना कौशिक, ऑप्शन बी है जोनाथन पेरी, ऑप्शन सी है बी.डी. त्रिपाठी और ऑप्शन डी है रॉन बैरेट। तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये है जोनाथन पेरी होना चाहिए, देखते हैं, हमें भी शंका है। जी, जोनाथन पेरी डेथ इन बनारस के पुस्तक के लेखक हैं, जोनाथन पेरी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पी पेरी हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है रंजन प्रसाद, ऑप्शन सी है त्रिलोकी सिंह और ऑप्शन डी है राजेंद्र पांडे। तो फिरंगिया कविता किसने लिखा है? फिरंगिया कविता लिखा है
ये हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद होना चाहिए। ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने, ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे, ये बिहार के थे और बिहार में राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रोफेसर और प्रिंसिपल दोनों थे। ठीक है, इन्होंने फिरंगिया लिखा था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह नहीं है, सिन्हा है, सिन्हा है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन ए है राजा मान सिंह तोमर, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है सदारंग अदारंग और ऑप्शन डी है माल गुर्जरी। तो कौन हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो ये हो जाएगा, देखिए मान सिंह तोमर थे, तानसेन भी सही है, सदारंग अदारंग भी सही है, ये हो जाएंगे माल गुर्जरी। माल गुर्जरी क्या है? यह एक राग है। ठीक है, ये विभूति नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा मान सिंह तोमर, तानसेन एवं सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत के रागों में से एक राग है जिसका सृजन किसने किया था? राजा मान सिंह तोमर ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर, क्या भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो भांड पाथर किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर का संबंध केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो सूची 1 है स्थान दिया है, सूची 2 है वर्ष दिया है, ये उत्तर प्रदेश के सारे स्थान और वर्ष हैं। तो इसमें दिया है मेरठ 1916 दिया है, कानपुर 1905 दिया है, लखनऊ 1946 और बनारस 1925। तो उत्तर प्रदेश के इन स्थलों पर कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ था? तो देखिए मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था? मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में, तीसरा सही है। कानपुर में अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था, जब सरोजनी नायडू उसकी अध्यक्ष थी। लखनऊ में कब हुआ था? लखनऊ में 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था अध्यक्षता। बनारस में कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया? 3 4 1 2। कौन सा कूट सही है? 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए मेरठ अधिवेशन 1946 दिया है, कानपुर 1925 दिया, लखनऊ 1916 दिया और बनारस अधिवेशन 1905 दिया है। 26वें और आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है संगठन और उनकी स्थापना वर्ष दिया है, इसको सही मिलान करना है। देखिए ललित कला अकादमी दिया है 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952 दिया है, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी 1959 दिया है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 दिया और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 दिया है। ठीक है, तो देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, सही है बिल्कुल। संगीत नाटक अकादमी कब हुई? 1952 में हुई, ये भी सही है। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी कब हुई? 1959 में हुई, ये भी सही है। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई, ये चारों सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इसलिए विकल्प ए सही है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। देखिए ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। ठीक है, 1975 से यह स्वतंत्र संस्था हो गई है और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1979 में हुई है। ठीक है,
तो दोस्तों आज के ये सारे प्रश्न मिला के कुल प्रश्नों की संख्या 44 थी। ये सारे प्रश्न इतिहास विषय के आरओ एआरओ 2021 के प्री और मेंस में इतिहास विषय से जितने प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री का था, चाहे वह मेडुअल हिस्ट्री का था, चाहे वह मॉडर्न हिस्ट्री का था, सभी प्रश्नों को मिला के कुल 44 प्रश्न आए थे, जिनको हमने अभी आपके समक्ष सॉल्व कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा इस संबंध में आप जरूर बताइएगा। हाँ, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसे ध्यान से करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर प्रीवियस ईयर के 2021 के आरओ एआरओ प्री और मेंस के इतिहास के प्रश्नों को आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।